हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कॉम्पटन इफेक्ट को पढ़ा और कॉम्पटन इफेक्ट में हमने कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला कैलकुलेट किया। मैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आइडिया बता देता हूँ और फिर उसके बाद में उसके आगे का जो टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड, उसी के बारे में बात करेंगे। तो कॉम्पटन इफेक्ट में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट में हमने ये बोला कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो रेस्ट पे होता है, इनिशियली विराम अवस्था में होता है, फिर इधर से एक फोटोन आता है। फोटोन का फ्रीक्वेंसी रहता है कुछ न्यू और इसका जो वेवलेंथ है वो है लेमडा, ठीक है। जब ये फोटोन इससे कोलिजन करता है तो आफ्टर कोलिजन ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है और फोटोन उधर चला जाता है। मान लो कि जो इसकी इनकमिंग डायरेक्शन थी ये इससे फाई एंगल बनाते हुए ये इस डायरेक्शन में मूव हो गया। इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू डैश है, पहले न्यू था, अभी जो इसका लेमडा है वो लेमडा डैश है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में चला जाता है, मान लो यहाँ से कुछ थीटा एंगल बनाते हुए, क्लियर। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन। रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन। और ये जो कोण है इसको बोलते हैं रिकॉइलिंग एंगल, इसको बोलते हैं प्रतिक्षिप्त कोण, ठीक है। अब मुझे ये थीटा एंगल पता करना है कि थीटा एंगल कितना है। एक चीज तो ये पता करना है कि ये जो फोटोन गया है तो फोटोन इधर चला गया, अभी फोटोन आया था उसके पास में एनर्जी थी ई, उसका फ्रीक्वेंसी था न्यू। अभी जो इधर फोटोन मूव हुआ है उसका एनर्जी है ई डैश और उसका जो फ्रीक्वेंसी वो न्यू डैश है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे कोलिजन करके गया, इलेक्ट्रॉन को टक्कर करके गया, तो इलेक्ट्रॉन के पास में कुछ एनर्जी आ जाती है, तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास में जो काइनेटिक एनर्जी है ये, वो एनर्जी कितनी है, वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो एक तो ये एंगल के बारे में कि ये थीटा कितना आएगा, एक दूसरा कि ये जो इलेक्ट्रॉन के पास में जो काइनेटिक एनर्जी है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। ये दो चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और हमने कैलकुलेट कैलकुलेट ये किया था पहले लास्ट लेक्चर के अंदर कॉम्पटन इफेक्ट में कि ये लेमडा है और ये लेमडा डैश है, तो लेमडा में कितना परिवर्तन हुआ है। देखो, एनर्जी कम हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी कम होता है, क्योंकि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो एनर्जी कम होती है इसकी, क्योंकि एनर्जी कम होगी क्योंकि थोड़ी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास चलेगी, एनर्जी कम होती है तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी जब कम होता है तो लेमडा इंक्रीज होता है, क्योंकि C इक्वल टू न्यू लेमडा होता है। लेमडा और न्यू एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो न्यू कम होता है तो लेमडा बढ़ जाता है, तो यहाँ पे लेमडा कम था, यहाँ पे लेमडा इंक्रीज हो गया। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये कैलकुलेट किया था कि जो पहले लेमडा था लेमडा और अभी लेमडा हो गया डैश, ये बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो लेमडा डैश माइनस लेमडा कि लेमडा में चेंज कितना हुआ है ये कैलकुलेट किया था हमने। और ये अपने पास कुछ आया था h/m0 c 1 माइनस cos फाई, ठीक है। ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? कॉम्पटन विस्थापन, कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं इसको, कि कितना लेमडा में कितना शिफ्ट हो गया, कितना विस्थापन हुआ, कितना चेंज हो गया। डेल्टा लेमडा भी लिखते थे हम इसको, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ें होगी। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगल है ना, प्रतिक्षिप्त कोण, वो कितना है, रिकॉइलिंग एंगल। रिकॉइलिंग एंगल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रतिक्षिप्त कोण, ठीक है। देखो, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे, कैसे, 3 डायमेंशनल। अब 4 डायमेंशनल की बात नहीं करेंगे, अभी 3 डायमेंशन की बात करेंगे। देखो, हम लोग ये बात कर रहे थे कि इधर से फोटोन आया, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, स्टार्टिंग में इधर था, अपने पास में एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था, ठीक है, ये हुआ। इधर से फोटोन आ रहा था, उसका मोमेंटम है P1, 3 डायमेंशनल मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, जो h/c होता है। h/c इसका क्या होता है? मोमेंटम होता है, ठीक है। अभी यहाँ से एक फोटोन चला गया इधर, ठीक है, उस फोटोन का जो मोमेंटम है वो मान लो P1 डैश है, क्लियर। ये यहाँ से एंगल जो कितना बना रहा था फाई, और इधर चला गया इलेक्ट्रॉन, ये प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन है, ये रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, ये, और ये जो एंगल है दिस इज थीटा, इसको थीटा बोल रहे हैं, ये है प्रतिक्षिप्त कोण। तो थीटा के बारे में बात करना है, ये है रिकॉइलिंग एंगल, ठीक है। इधर गया, इसको बोल देता हूँ P2 डैश होगा इसका कुछ मोमेंटम, जो भी है P2 डैश, उसका P1 डैश,
क्लियर। अब देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करूंगा तो उसके लिए हम लोग ये जानते हैं क्या कि एक्स डायरेक्शन में पहले मोमेंटम और बाद में मोमेंटम बराबर रहेगा, और वाई डायरेक्शन में भी पहले जितना मोमेंटम था टोटल बाद में भी उतना ही रहेगा। यही था। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको घटकों में विभाजित कर लेते हैं, इसको कंपोनेंट्स में। देखो P1 का डायरेक्शन ये है, P1 का है ना, तो इसका कंपोनेंट ले लेते हैं, एक तो इधर एक इधर, ठीक है। तो P1 डैश का कोस वाला तो इधर आ जाएगा cos फाई, और इधर जो है y डायरेक्शन में इसका साइन का आ जाएगा P1 डैश साइन फाई, ठीक है। इसके भी दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक इधर एक इधर। इधर जो आएगा वो तो cos वाला आएगा क्योंकि थीटा इसके साथ एंगल बना रहा, तो P2 डैश cos थीटा, और इधर जो आएगा वो साइन वाला P2 डैश साइन थीटा। क्लियर। तो x डायरेक्शन में कोलिजन से पहले, x डायरेक्शन में कोलिजन से पहले कितना मोमेंटम था, ये h न्यू बाई सी। कोलिजन के बाद में कितना है, इन दोनों का घटक ले लिया, ये आ गया, ये दोनों मिलके जो आएंगे टोटल वो आएगा, ठीक है। y डायरेक्शन में पहले कुछ नहीं था, अब y डायरेक्शन में कितना है, इधर इतना है और इधर इतना है, ठीक है। तो चलिए पहले x डायरेक्शन की बात करते हैं। तो x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन से, x डायरेक्शन में समवेग संरक्षण की बात कर रहा हूँ। x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ। तो टक्कर से पहले है P1, ये है h न्यू बाई सी। टक्कर के बाद में x डायरेक्शन में ये है P1 डैश cos फाई प्लस P2 डैश cos थीटा। मैं काम करता हूँ cos थीटा को तो उधर रख लेता हूँ, एक तरफ रख लेता हूँ और इसको उधर भेज देता हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड। रिकॉर्डिंग ठीक चल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। चलो 7 ही मिनट हुए हैं अभी तो, नोटिफिकेशन कैसे है, चलो जो भी है। हाँ जी, हम लोग क्या कर रहे थे, एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे थे। तो एक्स डायरेक्शन में बिफोर कोलिजन h न्यू बाई सी है, और एक्स डायरेक्शन में आफ्टर कोलिजन ये और ये, तो दोनों मिलके ऐड कर देंगे हम लोग, ये दोनों को ऐड कर दिया। अभी मैं काम करता हूँ, P2 cos थीटा, P2 ये एक तरफ रख लेता हूँ, इनको एक तरफ ले आता हूँ। तो P2 डैश cos थीटा को तो एक तरफ रख लिया और इसको इधर ले आया, h न्यू बाई सी माइनस P1 डैश cos फाई, ठीक है। अब P1 डैश क्या है, P1 डैश ये क्या है, फोटोन ही है ना, फोटोन का मोमेंटम होगा P1 डैश। P1 डैश फोटोन का मोमेंटम होगा ना आफ्टर कोलिजन। तो फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, h न्यू बाई सी, लेकिन फोटोन का फ्रीक्वेंसी आफ्टर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितना है, न्यू डैश है, तो इसका वैल्यू ये आ जाएगा। तो ये आएगा P2 cos थीटा इक्वल टू h न्यू बाई सी माइनस ये आ जाएगा h न्यू डैश बाई सी cos फाई, राइट। इन दोनों में h न्यू बाई सी कॉमन ले लीजिए, h न्यू बाई सी कॉमन आएगा, h बाई सी कॉमन ले लीजिए, h बाई सी कॉमन ले लीजिए, न्यू माइनस न्यू डैश cos फाई, राइट। इधर से आ गया P2 cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर कुछ दे दीजिए, जैसे मैंने 1 लिख दिया। इसको क्या किया अभी तक मैंने x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, इधर मोमेंटम इसके पास था, इधर इसका था, इधर इनके घटक ले लिए, कंपोनेंट्स ले लिए। ये x कंपोनेंट थे, ये बिफोर कोलिजन था कंपोनेंट x डायरेक्शन में, ये आफ्टर कोलिजन कंपोनेंट आ गया, ये x डायरेक्शन में मिल गया। अभी y डायरेक्शन की बात करें तो देखिए y डायरेक्शन में कोलिजन से पहले कोई मोमेंटम नहीं था, मोमेंटम जीरो था, y डायरेक्शन में कुछ नहीं था, केवल इस डायरेक्शन में था। आफ्टर कोलिजन भी टोटल मोमेंटम जीरो होना चाहिए, आफ्टर कोलिजन भी टोटल मोमेंटम कितना होना चाहिए, जीरो। तो देखो इधर है कुछ मोमेंटम और इधर है, तो इधर का और इधर का ये बराबर हो जाना चाहिए, तभी टोटल जीरो हो जाएगा, क्योंकि पहले कुछ नहीं था, बाद में भी y डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए, तो उसके लिए इधर वाला और इधर वाला बराबर होना चाहिए। तो P1 डैश साइन फाई, P2 डैश साइन फाई, साइन थीटा के बराबर आना चाहिए। ये y डायरेक्शन का, y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ मैं, मोमेंटम कंजर्वेशन इन y डायरेक्शन। तो क्या आएगा, P1 डैश साइन फाई इक्वल टू P2 डैश cos फाई, ठीक है, ठीक है, सॉरी cos थीटा,
कॉस थीटा कॉस थीटा नहीं है, ये साइन थीटा कितना है, अरे साइन थीटा ही तो है यहाँ पे, P2 डैश साइन थीटा, P2 डैश साइन थीटा। तो मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, P2 डैश साइन थीटा को इधर लिख लेता हूँ और इसको उधर लिख लेता हूँ। तो उसके पीछे वजह है, क्या कर रहा हूँ मैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैं काम करता हूँ 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1 क्या आएगा, देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, P2 डैश से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें बचेगा साइन थीटा और ये डिवाइड करना कॉस थीटा। इधर क्या बचा, ओ सॉरी, इसका मैं P1 डैश का वैल्यू नहीं लिखा ना मैंने, P1 डैश का वैल्यू भी यहाँ पे ऊपर लिखा तो था हमने, P1 डैश का वैल्यू एच न्यू डैश बाई सी, तो इसका वैल्यू लिख दो एच न्यू डैश बाई सी, एच न्यू डैश बाई सी। तो इसका तो आ गया एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई, और इस पर डिवाइड करना है ये इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में एच बाई सी न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई, एच बाई सी से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया टेन थीटा न्यू डैश साइन फाई अपॉन न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई। ये वैल्यू मिला मुझे। अब फॉर्मूला मिल गया मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन मैं इसका एक दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म कैलकुलेट करना चाहता हूँ, जो जनरली हम लोग जिस फॉर्म की बात करते हैं ना कि थीटा का वैल्यू क्या आना चाहिए, वो थीटा ही कैलकुलेट कर रहे थे ना, रिकॉइलिंग एंगल, ये प्रतिक्षिप्त कोण है ये। तो बट इसका एक दूसरा फॉर्म और कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए देखो कुछ जुगाड़ करते हैं, उसके लिए कुछ जुगाड़ करते हैं हम लोग। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें अगर मैं न्यू डैश कॉमन ले लूँ, चलो इसमें क्या करूँ, न्यू डैश कॉमन ले लूँ नीचे से, न्यू डैश अगर मैं कॉमन ले लूँ तो देखो क्या बनेगा, न्यू डैश कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे तो न्यू डैश डिवाइड होगा, इधर से ये कट जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है। इधर न्यू डैश से न्यू डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, क्लियर। न्यू डैश कॉमन लिया, नीचे से कॉमन लेके बाहर से ऊपर से काट दिया। अब ये जो आया ना न्यू अपॉन न्यू डैश, इसका वैल्यू मैं कहीं से उठा के लेके आ रहा हूँ, देखिए कहाँ से। हम लोगों को एक चीज़ पता है, सिंस वी नो दैट लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई, ये तो पता है कॉम्पटेंट शिफ्ट, ये याद रखना पड़ेगा। इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है न्यूमेरिकल लास्ट में करवाऊंगा मैं 3-4। ये फॉर्मूला पता है, मैं इससे न्यू अपॉन न्यू डैश कैलकुलेट करना है मुझे, तो मैं लेमडा को चेंज करूंगा क्योंकि सी इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, तो लेमडा का जो वैल्यू होता है वो होता है सी बाई न्यू, और लेमडा डैश का वैल्यू जो आएगा वो आएगा सी अपॉन न्यू डैश। तो ये दोनों वैल्यू रख के मैं न्यू अपॉन न्यू डैश कैलकुलेट करूंगा, देखो कैसे। लेमडा डैश का आ जाएगा सी बाई न्यू डैश, लेमडा का आएगा सी बाई न्यू इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई, राइट। इसमें सी स्क्वायर कॉमन ले लो आप, सॉरी सी कॉमन ले लो, सी बाई न्यू कॉमन ले लो आप, एक काम करो सी बाई न्यू, तो इसमें सी बाई न्यू से क्या हुआ, सी बाई न्यू से डिवाइड किया तो न्यू तो ऊपर चला गया, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, -1 इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी स्क्वायर, एक सेकेंड, यहाँ पे सी स्क्वायर नहीं होता, सी होता, यहाँ पे सी स्क्वायर नहीं होता, ये होता 1 माइनस कॉस फाई, ठीक है, क्लियर। आगे चलिए, इसमें c बाई न्यू तो अपने पास है, एक सेकेंड ये क्या है, c बाई न्यू को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बचेगा न्यू बाई न्यू डैश -1 इधर तो, और ये मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये h न्यू बाई एम नॉट सी स्क्वायर, सी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस फाई, राइट, क्लियर। तो न्यू बाई न्यू डैश ही चाहिए था ना, ये आ गया, 1 को उधर भेज दो, तो 1 प्लस एच न्यू बाई एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई, क्लियर। दिस इज न्यू बाई न्यू डैश, और न्यू बाई न्यू डैश का जो वैल्यू है हम लोगों को पुट करना था यहाँ पे, तो टेन थीटा का वैल्यू देखो, साइन फाई अपॉन टेन थीटा इक्वल टू साइन फाई है कि थीटा है, साइन फाई है ना, उसमें है क्या, न्यू बाई न्यू डैश, न्यू बाई न्यू डैश का वैल्यू ये 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई, और वहाँ पे माइनस कॉस फाई भी है। अरे यहाँ पे जब वैल्यू रखा ना
ये यहाँ पे तो माइनस कॉस फाइव भी है, इसका वैल्यू रख दिया, माइनस कॉस फाइव भी है, ये माइनस कॉस फाइव। तो मैं काम करता हूँ, ये आ गया साइन फाइव अपॉन एच न्यू बाई एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव, ये 1 माइनस कॉस फाइव हो गया, ठीक है, 1 को इसके साथ में रख दिया, दोनों में 1 माइनस कॉस फाइव कॉमन आ जाएगा, दिस इज टेन थीटा साइन फाइव 1 माइनस कॉस फाइव कॉमन आ गया दोनों में, तो क्या है इसमें, तो बचा 1 और इसमें बचा एच न्यू बाई एम नॉट सी स्क्वायर, ये मिल गया। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका भी एक दूसरा फॉर्म और मिलता है अपने को, अभी कोट की टर्म में लेके आऊँगा मैं इसका दूसरा फॉर्म। एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, हमने टेन थीटा कैलकुलेट किया, रिकॉइलिंग एंगल कैलकुलेट करना था, प्रतीक्षित कोण, तो थीटा निकाल, मतलब थीटा यहाँ से मिल जाएगा ना, टेन थीटा मिल गया, मतलब थीटा क्या हो गया, टेन इनवर्स दिस वन, तो थीटा मिल जाएगा। बट इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं था, स्टैंडर्ड फॉर्म दूसरा था, ये हमने कैलकुलेट किया इसका दूसरा फॉर्म। अब इसका भी एक दूसरा फॉर्म हो रहा था, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम में कई बार ये देता है कि ये डिराइव करो, या ऐसे बोल देता है प्रतिक्षिप्त कोण का डेरिवेशन करो, तो ये करना पड़ता है यहाँ तक, ये मतलब इसके आगे 2 स्टेप और है वो करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड वो है फॉर्म, लेकिन इसको कोट थीटा की फॉर्म, कोट फाइव की फॉर्म में और कैलकुलेट करते हैं। कैसे देखो, ये जो है ना साइन फाइव अपॉन 1 माइनस कॉस फाइव, इसको कोट की फॉर्म में लिखेंगे कैसे, देखो, हाँ ये है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं ऐसे। साइन 2 थीटा का क्या होता है, एक सेकेंड, आप तो ये देखो, साइन 2 थीटा होता है, उसका क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, कर सकते हैं। अगर 2 थीटा की जगह, मतलब 2 थीटा की जगह एंगल है ना 2 थीटा, तो एंगल अगर 2 थीटा का अगर केवल थीटा हो, आधा हो, मतलब एंगल अगर आधा कर दिया जाए, एंगल आधा कर दूं मैं, आधा कर दिया ना, तो यहाँ पर भी एंगल आधा हो जाता है ऐसे, थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ऐसे होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन फाइव का, साइन फाइव के लिए ऐसा होगा, बस थीटा की जगह फाइव आएगा, 2 साइन 5/2 कॉस 5/2, ठीक है। इसी तरीके से 1 माइनस कॉस फाइव का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस फाइव का होता है 2 साइन स्क्वायर 5/2, ऐसा होता है 2 साइन स्क्वायर 5/2। अब देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 साइन से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos 5/2 अपॉन साइन 5/2 क्या बचेगा, cot 5/2, cot 5/2। तो हमारे पास में जो ये वैल्यू है ना, दिस वन, इसको मैं cot 5/2 से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला ऐसे आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू cot 5/2 1 प्लस एच न्यू बाई एम नॉट सी स्क्वायर, ये मिल जाएगा लास्ट का फॉर्मूला। ये रिकॉइलिंग एंगल आ गया, थीटा का वैल्यू आ जाएगा ना, tan इनवर्स मिल जाएगा, मतलब जनरली यहाँ तक कैलकुलेट कर दो, ये मिलेगा रिकॉइलिंग एंगल, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा कैसे किया हमने। मेन जो है अपना मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया हमने, संवेग संरक्षण। तो संवेग संरक्षण के लिए हमने क्या किया, पहले जो पार्टिकल आ रहा था उसका मोमेंटम टक्कर से पहले तो इसी के पास था, इलेक्ट्रॉन तो रुका हुआ था, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम 0 था, केवल इसके पास ही था मोमेंटम। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया, वाई डायरेक्शन में क्योंकि घटक निकाल लिए हमने, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया इसको, तो इसका इधर ले लिया कंपोनेंट, इसका भी इधर कंपोनेंट ले लिया, दोनों का कंपोनेंट ले लिया एक्स डायरेक्शन में, ऐसे इनके वाई डायरेक्शन में भी ले लिए। तो एक्स डायरेक्शन में पहले एच न्यू बाई सी था, अभी ये दोनों मिलके हो गए, इन दोनों को बराबर कर दिया। इसी तरीके से वाई डायरेक्शन में पहले 0 था, अब वाई डायरेक्शन में इधर है और इधर है, मतलब अब भी 0 होना चाहिए टोटल, तो ये इसके बराबर होना चाहिए, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये किया है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, फिर उनको दोनों को डिवाइड कर लिया, 2 इक्वेशन आए और ये मिल गया, ये tan थीटा मिल गया, मतलब थीटा मिल गया था। लेकिन हम इसको अलग तरीके से दूसरे फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहते थे, तो हमने न्यू बाई न्यू डैश को हम लोगों ने कॉम्पटन शिफ्ट के फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में रिप्लेस कर दिया और इस तरीके का फॉर्म कैलकुलेट कर लिया, और इससे फाइनली ये फॉर्म कैलकुलेट किया, ये वाला, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये क्या आया, प्रतिक्षिप्त कोण आया अपने पास में, रिकॉइलिंग एंगल आया। एक चीज़ और कैलकुलेट करनी है मुझे, और वो ये करनी है कि ये जो जा रहा ना इलेक्ट्रॉन, इसके पास में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो सकती है। तो पहले तो मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा
कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, पहले तो उसकी बात करूँगा, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, प्रतिक्षिप्त कोण की गतिज ऊर्जा, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था होता क्या है, लॉजिक को समझिए आप। यहां से फोटोन आया, इसके पास में मान लो कुछ भी एनर्जी थी, मान लो 50 जूल एनर्जी थी, आप एक बार के लिए ऐसे कंसीडर करो। अब आया बेचारा, इसके पास में जो भी एनर्जी थी, अभी इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा, मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी थोड़ी बहुत, बाकी का फोटोन इधर चला गया, फोटोन की एनर्जी कम हो गई, मान लो 40 जूल ही बची। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दी इसने, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कितनी दे दी इसने, 50 माइनस 40। ये जो एनर्जी दी यही तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में हुई ना इसके। अरे इलेक्ट्रॉन पहले तो रुका हुआ था, पहले काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी, पहले केवल रेस्ट एनर्जी थी इसके पास में। तो इसके पास में 50 जूल लेके आया था, 40 जूल इधर चला गया, तो बाकी इसकी जो एनर्जी 10 जूल गायब होगी ना, कहाँ गई वो इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चली गई। इसका मतलब है कि इसके पास में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जितनी फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी ना, उतनी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चली जाएगी। तो पहले फोटोन की एनर्जी कितनी थी, जब आया तो E इक्वल टू न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ में आया था, तो h न्यू थी इसकी एनर्जी। जब इधर गया तो इसकी एनर्जी होगी E डैश, और वो हो जाएगी h न्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी न्यू डैश हो गया तो न्यू डैश हो जाएगी, ठीक है। पहले एनर्जी h न्यू था, अब क्या हो गया, h न्यू डैश हो गया, क्लियर। तो अपने पास में एनर्जी में डिफरेंस कितना है, एनर्जी में चेंज कितना आ गया, देखो पहले एनर्जी थी E, बाद में जो कि h न्यू के बराबर थी, बाद में कितनी होगी E डैश, जो कि h न्यू डैश हो गई। तो परिवर्तन कितना हुआ, कम होगी ना E डैश, तो चेंज कितना हुआ, E माइनस E डैश, इतना परिवर्तन आ गया, इतना चेंज आ गया। ये h इसका वैल्यू रखे तो h न्यू माइनस h न्यू डैश, इतना चेंज आ गया काइनेटिक इसमें एनर्जी में, फोटोन की में, जो कि काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा इलेक्ट्रॉन की, प्रतिक्षिप्त जो इलेक्ट्रॉन है, रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी k, और दैट विल बी h न्यू माइनस h न्यू डैश, राइट। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लो, k इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू डैश, इसमें मैं h और न्यू डैश कॉमन ले लेता हूँ, उससे क्या होगा, h से ये तो न्यू बाई न्यू डैश हो जाएगा -1। ये कॉमन क्यों लिया है, पहले बात सुनो, समझ आएगा क्यों लिया कॉमन। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। तो लेकिन मुझे दूसरा एक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मुझे न्यू अपॉन न्यू डैश की टर्म में लेके आया हूँ मैं इसको, क्यों, क्योंकि न्यू अपॉन न्यू डैश का वैल्यू हमने एक बार कैलकुलेट किया था, वो वाले वैल्यू यहाँ पे रखना चाहता हूँ, ये वाला न्यू बाई न्यू डैश का वैल्यू, ये 1 प्लस h न्यू अपॉन m नॉट c स्क्वायर 1 माइनस cos पाई, ये वाला वैल्यू। तो ये वाला वैल्यू मुझे यहाँ पे रखना, ताकि वो जो मैं फॉर्म लेके आना चाहता हूँ ना, वो फॉर्म आ जाए मेरे पास में। h न्यू डैश ये है क्या, 1 प्लस h न्यू बाई m नॉट c स्क्वायर 1 माइनस cos पाई, -1 भी है, तो ये 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या बचा, h से h, 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी ये बचेगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच सी स्क्वायर न्यू डैश न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस पाई। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी मिल गया, काइनेटिक एनर्जी। पर अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, अधिकतम मान, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू, इसका अधिकतम मान कितना, क्या होगा, अधिकतम मान कब मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, आप ये मुझे बताइए। ये तो जितना भी है वो हो जाएगा, ये वाला मैक्सिमम रहेगा ना तब मिलेगा। ये वाला मैक्सिमम कब रहेगा, देखो फाई का वैल्यू मान लो, कोस फाई का वैल्यू माइनस कितना, मैक्सिमम कितना हो सकता है, कोस फाई का वैल्यू या तो +1 हो सकता है मैक्सिमम, या -1। पर इसका अगर वैल्यू -1 होता है ना, तो माइनस माइनस +1 होके ये टोटल वैल्यू 2 हो जाएगा, ये तब ये पूरा टर्म मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। अगर इसका वैल्यू 1 रहता प्लस में, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो फिर तो ये तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। लेकिन ये अगर cos फाई का वैल्यू -1 आ जाता ना, तो उस सिचुएशन में ये 2 होके मैक्सिमम जाता है। तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए क्या आएगा, cos फाई क्या आएगा, -1, मतलब फाई कितना आएगा, पाई 180 डिग्री। तब ये क्या होगा, 1 माइनस 1,
तो ये एच स्क्वायर न्यू डैश न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस, ये इसका वैल्यू -1 आएगा तो -1 + 1 2 हो जाएगा ये, तो 2h स्क्वायर न्यू डैश न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, ये के मैक्सिमम आ जाएगा यहाँ से। दिस इज के मैक्सिमम, अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये है अधिकतम गतिज ऊर्जा। और कब मिल रहा है? जब फाई इक्वल टू 180 डिग्री। और फाई इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब समझते हो ना आप, कि इलेक्ट्रॉन इधर से आया, फोटोन इधर से आया और इलेक्ट्रॉन से टकराया और वापस इसी डायरेक्शन में चला गया, मतलब पश्च प्रकीर्णन की कंडीशन में। बैकवर्ड स्कैटरिंग, बैक स्कैटरिंग होता है ना, वो है। बैकवर्ड स्कैटरिंग की कंडीशन के अंदर क्या होता है कि मैक्सिमम मिलेगा, अधिकतम के मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का भी काम हो गया। ये आपका कॉम्पटन इफेक्ट का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। कॉम्पटन इफेक्ट में हमने 3 फॉर्मूले कैलकुलेट किए हैं, मैं बता देता हूँ क्या है। कॉम्पटन इफेक्ट से पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था वो था डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, और उसमें भी कुछ चीज़ें छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बताई थी, वो भी ध्यान रख लेना। इसके बाद में कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़े, एक तो 3 फॉर्मूले निकाले, एक तो ये H/m0 C 1 माइनस cos फाई, ये एक, दूसरा tan थीटा वाला, और एक ये जो भी K मैक्सिमम वाला। ये 3 फॉर्मूले हैं, इसमें 3 डेरिवेशन है एक तरीके से। सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन ये है, दूसरा इम्पोर्टेंट ये है, ये कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? 3 टॉपिक पढ़े हैं हमने कॉम्पटन में। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। क्लियर? चलो भैया, अभी यूनिट में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ये करीबन 3 घंटे की यूनिट बची है, फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया, ये इसको फिनिश कर देते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है।